ये हमारे क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, साथ ही रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो उससे पहले हम शुरू करेंगे परिवर्तन से। परिवर्तन जो होता है हमारे प्रकृति में दो तरह का होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले इधर है भौतिक परिवर्तन, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया बनता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ नया बने। भौतिक परिवर्तन मतलब जिसमें कुछ नया ना बने, जैसे पानी का जमना, जमकर बर्फ बन जाए और फिर से दोबारा वो पिघल के पानी बन जाए, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। वहीं अगर हम कुछ जला रहे हैं, जैसे पेपर को और कागज को हम जला दिए, तो दोबारा से कागज नहीं बन सकता है, इसलिए उसको हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो हमारे प्रकृति में परिवर्तन दो तरह की होती है, एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के गुण ये है कि इसमें कुछ नया नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया बनता है। इसमें क्या है, पदार्थ की मूल पहचान नहीं बदलती है, पदार्थ जैसा पहले था वैसे ही रहता है। इसमें पदार्थ का मूल पहचान जो होती है वो बदल जाती है। जैसे कि पदार्थ अगर, जैसे हम कागज का उदाहरण लिए थे, कागज को हम जला देते हैं, बचे हुए राख में और कागज में बहुत ज्यादा अंतर होता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो अगर पानी को अगर हम बर्फ बनाते हैं तो उसमें पानी में और बर्फ में बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं होता है। यह अस्थायी होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, वो स्थायी नहीं होता, मतलब कुछ समय के लिए होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी होता है, वो हमेशा के लिए होता है। यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? इसे आसानी से इसके मूल पदार्थ में लाया जा सकता है। जैसे अगर हम वही पानी और बर्फ का उदाहरण लें, तो पानी से अगर हम बर्फ बना दिए तो बर्फ वापस से पानी में बदल सकता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है क्या होता है? ये अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब इसे हम पेपर को जैसे अगर हम जला दिए तो उसे दोबारा से हम कागज नहीं बना सकते हैं, दोबारा से पेपर नहीं बना सकते हैं, तो इसे हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता कहते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें बहुत कम या नगण्य ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। इसमें ऊर्जा बहुत ही कम अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। लेकिन इसमें क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। इसका उदाहरण क्या है? बर्फ का पिघलना, जल का उबलना, कागज का फटना, नमक का पानी में घुलना, ये सभी उदाहरण हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन में, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं बनता है। यहाँ क्या है, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, ये सभी जलना। यहाँ मोमबत्ती का जलना और पिघलना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो मोमबत्ती का अगर पिघलना हम बात करें तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, और अगर मोमबत्ती का हम जलने का बात करें तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मोमबत्ती अगर जलता है तो वहां पे दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। भौतिक परिवर्तन कब होता है? जब वो पिघलता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब उसका कुछ भाग जल जाता है। तो ये हो गई भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो रासायनिक परिवर्तन होती है इसी का नाम रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम यहाँ देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगर हम उदाहरण ले लें, हाइड्रोजन गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस, ये दोनों अभिक्रिया करती हैं और जल बनाती हैं। तो अगर यहाँ हम देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल बनाती हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन जो होता है एक तरह का फ्यूल होता है, ईंधन होता है जो जलने के बाद से ऊष्मा देता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ये जलने में पोषण का काम करता है और ये दहन को कंप्लीट कराता है, पूरा कराता है। और इन दोनों से मिलकर बनने वाला जल, ये जल दहन को बुझा देता है। यानी कोई भी अगर वस्तु अगर जल रहा है तो उसे ये बुझा देगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला जल है, इसकी जो गुण है और इन दोनों के गुण में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इनसे, यानी कि जो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इनसे मिलकर बनने वाला जो पदार्थ होगा, इसका गुण इन दोनों के गुण से बिल्कुल अलग होता है। यानी कि जो इनके गुण होंगे इससे इसका गुण अलग होगा, तभी इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी
रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। मतलब कि ये अगर हम रासायनिक अभिक्रिया देखें तो इसमें ये पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम अभिकारक कहेंगे। इसके बाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला ये यानी जल, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम उत्पाद कहेंगे। यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें हम अभिकारक कहेंगे और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेंगे उन्हें हम उत्पाद कहेंगे। इसके बाद इसका उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया के भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सभी ऐसे प्रक्रिया है जिसमें नया कुछ बनता है और इसे दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उल्टा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये सभी उदाहरण हो जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के। आगे है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी कि अवलोकन। मतलब कहने का है रासायनिक अभिक्रिया कहीं हो रहा है तो वहां पे क्या क्या चीजें हमें दिखने को मिल सकती हैं। तो पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अगर वो ठोस है, द्रव्य है, गैस है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद उसके रंग में परिवर्तन आ सकता है, साथ में वहां तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है। तो अगर हम ये उदाहरण ले लें मोमबत्ती का जलना, तो यहाँ हम देखेंगे सफेद कलर का, सफेद रंग का ये मोम होता है जिससे मोमबत्ती बनी होती है और ये ठोस अवस्था में होता है। जब ये जलता है तो जलने में इसमें क्या होता है, ये ठोस जो होता है इसमें गैस में बदल जाता है, जल के वो धुआं निकलता है वो गैस होता है। इसके बाद रंग में परिवर्तन, ये सफेद कलर का मोम होता है जो जलने के बाद से काले काले रंग का धुआं देता है, तो ये रंग में परिवर्तन हो गया। इसके बाद तापमान में परिवर्तन, तो आपको पता है जब ये जलेगा तो यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके ताप में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद गैस का उत्सर्जन, तो यहाँ से जो धुआं निकलता है वो गैस का ही उत्सर्जन है। तो हम यहाँ एक ही उदाहरण में इन सबको देख सकते हैं। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो ये दो तरह से होता है, एक शब्द समीकरण के रूप में और एक रासायनिक समीकरण के रूप में। तो शब्द समीकरण के रूप में क्या होता है कि जब हम पदार्थों को उनको शब्दों में उनके नाम लिखते हैं तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे शब्दों में लिखा गया है तो ये मिलकर बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस अलग करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ जो जिंक है यहाँ पे इसका नाम लिखा गया है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम लिखा गया है, यहाँ जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, इन सब के लिए शब्द लिखे गए हैं तो इसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ जिंक के लिए जिंक ना लिखकर इसके संकेत का उपयोग किया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए भी इसके संकेतों का उपयोग किया गया है और यहाँ जिंक सल्फेट के लिए भी संकेत का उपयोग किया गया, हाइड्रोजन गैस के लिए भी। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से निरूपित करते हैं या लिखते हैं तो ऐसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं और जिसमें हम शब्दों का उपयोग करेंगे उसे शब्द समीकरण कहेंगे। इसके अलावा और भी चीजें हैं कि अगर हमें इसमें रासायनिक समीकरण में अगर इसकी और भी जानकारी को और जोड़ना है, जैसे कि इसमें अवस्था को, तापमान में परिवर्तन को, तो उन सबको भी हम यहीं पे प्रदर्शित करते हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ अगर ये दो पदार्थ को हम देखें तो ये दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन का मतलब ही होता है मिल जाना, यानी कि इसमें दो तत्व एक दूसरे के साथ संयोजित होंगे, मिलेंगे और ये नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, यानी कि इससे संयोजित होंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी दोनों मिलकर एक उत्पाद बनाएगा, इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, कोयले का जलना। तो कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है ज्यादातर, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे कोयला जब जलता है तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अभिकारक दो हैं और दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जल का निर्माण, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, यानी कि ये H2 और O2 दोनों मिलकर H2O बनाते हैं। तो इसे भी हम यहाँ देख सकते हैं कि एक और ये एक दोनों मिलकर
एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी कि दो मिल रहा है तो एक बन रहा है, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आगे भी वही उदाहरण कि यहाँ दो मिलकर एक का निर्माण कर रहा है, तो इसे भी हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये उदाहरण हो जाएंगे संयोजन अभिक्रिया के। इसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि उसमें पदार्थ में उत्पाद भी बने और साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, जब गैस अगर जलता है तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ में यहाँ ऊष्मा निकलती है, तो अगर ऊष्मा निकल रही है तो इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? इससे पहले था संयोजन अभिक्रिया, अब है ये वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, तो संयोजन में क्या था कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। यहां क्या हो जाए, एक अभिकारक होगा और ये टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करेगा। तो जब ये टूटेगा तो इसी को वियोजित होना कहा जाता है, और जब जुड़ता है तो उसको संयोजित होना कहा जाता है। तो इसमें क्या है, ये वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि इसमें अभिकारक जो होगा वो वियोजित होगा, यानी कि टूटेगा, और टूटने के बाद से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकारक होता है जो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। नेक्स्ट है ऊष्मीय वियोजन। अब वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, तो वियोजन अभिक्रिया होती है तीन प्रकार की। एक ऊष्मीय वियोजन, दूसरा होता है विद्युतीय वियोजन, और एक और होता है प्रकाशीय वियोजन। यानी कि जब हम ऊष्मा द्वारा वियोजन का अभिक्रिया करेंगे तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जब ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होगी तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे फेरस सल्फेट जो होता है, यहाँ पे एक अभिकारक है और इसे जब ऊष्मा दिया जाता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तीन नए पदार्थों में टूट रहा है, तो इसे हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि यहाँ पे ये फेरस सल्फेट का वियोजन हो रहा है, किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा। तो जब ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। अगला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना पत्थर जो है, इसको जब ऊष्मा दिया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। यहाँ भी ये कैल्शियम और कार्बोनेट जो है इसका वियोजन हो रहा है, और वियोजन हो किसके द्वारा रहा है? तो ऊष्मा के द्वारा, तो इसे हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। यहाँ एक कैल्शियम कार्बोनेट दो नए उत्पादों में टूट रहा है, तो इसलिए इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, और ये ऊष्मा के द्वारा हो रहा है तो इसी वजह से हम इसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। आगे है वैद्युत वियोजन, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वियोजन अभिक्रिया होगी। यानी कि इसमें जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा होती है तो उसे विद्युतीय वियोजन कहा जाता है। तो इसका उदाहरण है जल का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो इसके लिए ये प्रयोगशाला में से ये वियोजन अभिक्रिया कराने के लिए ऐसा व्यवस्था किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं एक मग लिया है, प्लास्टिक का मग, इसके जगह पे कोई सा भी बीकर हो सकता है, उसमें जल भरा है, पानी भरा गया है, इसमें दो ग्रेफाइट की रॉड लगाई गई है, ये इन दोनों को बैटरी के साथ में जोड़ा गया है। अब बैटरी में दो ध्रुव होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो जो धनात्मक ध्रुव के साथ में जोड़ा गया ग्रेफाइट का रॉड है, इसे एनोड कहा जाएगा, और जो ऋणात्मक ध्रुव के साथ में जोड़ा गया ग्रेफाइट का रॉड है उसे कैथोड कहा जाएगा। अब इन दोनों में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ रबर स्टॉपर होता है, इसका काम होता है यहाँ जल को नीचे ना आने देना। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें का जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, तो जो कैथोड होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, निकलेगा, और जो एनोड होगा उस पे ऑक्सीजन गैस निकलेगा। अगर इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो जो ये वाला है, यानी कि जो ऋणात्मक ध्रुव है और ये धनात्मक ध्रुव है, तो जो ऋणात्मक ध्रुव होगा उस पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और जो
धनात्मक ध्रुव होगा उस पे ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो ऐसे अगर ऐसा अरेंजमेंट करके जब से विद्युत धारा दी जाती है तो जल जो है वो अपने अवयव यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और ये टूट किसकी वजह से रहा है? विद्युत धारा की वजह से। तो इसको हम विद्युतीय वियोजन कहेंगे। इसके बाद है प्रकाशीय वियोजन। जो वियोजन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगी तो इसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूर्य के प्रकाश पड़ने पर सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। आगे सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये भी सूर्य के प्रकाश पर सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। तो ऐसे हम देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश में टूट रहा है। तो टूट रहा है तो ये वियोजन अभिक्रिया, और किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की। तो ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का उपयोग करके श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, इसका ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को कहा जाता है, जिसमें कोई दूसरे रंग नहीं होते, या तो सफेद होगा या तो डार्क होगा, ब्लैक होगा। उष्माशोषी अभिक्रिया। तो इससे पहले देखे थे उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, यह है उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊर्जा निकलती है यानी कि ऊष्मा निकलती है, और इसमें क्या होगा? ऊष्मा देनी पड़ेगी। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होगी उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, और जिसमें से ऊर्जा निकलेगी उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उल्टा होता है। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होती है? निकलती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होती है? ऊर्जा अवशोषित होती है। आगे है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या है? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, इसमें क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं जो फेरस है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है, और जब ये फेरस जो है कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान लेता है, इसी प्रक्रिया को विस्थापन कहा जाता है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ये जो फेरस है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ ये जो फेरस है ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये कॉपर जो है इससे कम अभिक्रियाशील है, जिसकी वजह से क्या है? फेरस जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो कॉपर यहाँ अलग हो गया और फेरस उसके जगह पे आ गया। विस्थापन का यही मतलब है कि ये फेरस जो है कॉपर को हटा दे रहा है। विस्थापन का मतलब यही है। इसके लिए ये एक प्रयोग है। इसमें क्या है कि एक परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, उसमें लोहे की कील डाली गई है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। यहाँ कुछ ये पीवीटी में कुछ प्रॉब्लम है कलर का। तो यहाँ पे क्या है, लोहे जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो नीले कलर का होता है, और जब लोहे की कील इसमें डाली जाती है तो लोहे के ऊपर कॉपर की परत जम जाती है भूरे रंग की, और इसके साथ कॉपर सल्फेट का नीला रंग जो होता है वो फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरा हो जाता है। यानी कि जब इसमें नीले रंग के जो विलयन होगा कॉपर सल्फेट का, उसमें अगर लोहे की कील हम डालेंगे तो वो लोहे के कील के ऊपर भूरे रंग की एक परत जम जाती है, और जो विलयन का नीला रंग होता है वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इसका रंग नीला होता है, और ये जो फेरस सल्फेट बनता है इसका रंग हरा होता है। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग फेरस सल्फेट में बदल जाता है, यानी कि हरा हो जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो हरा हो जाता है फेरस सल्फेट बनने की वजह से। तो ये कॉपर सल्फेट नीले रंग का, ये हरे रंग का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट जो है वो बाद में फेरस सल्फेट बन गया होता है। इसके बाद यहाँ है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
वो था विस्थापन अभिक्रिया, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिक उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि यहाँ अगर उदाहरण के लिए ये सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड, इसके बीच में जब अभिक्रिया होती है तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट। यहाँ पे क्या है, ये सोडियम ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, यहाँ पे ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। और जब ये अभिक्रिया होती है तो ये धनायन जो है इस ऋणायन के साथ में यौगिक बनाता है, और ये जो धनायन है ये इस ऋणायन के साथ में यौगिक बनाता है। तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ ये दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जब आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिक का निर्माण होगा तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो अवक्षेप क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में दही जैसा पदार्थ बन जाता है जो तली में जम जाता है उसे अवक्षेप कहा जाता है। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। और इस अभिक्रिया में जो बेरियम सल्फेट है यानी कि जो ये वाला यौगिक है ये अवक्षेप है, यानी कि इसी की वजह से इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन क्या होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, दोनों उपचयन का ही परिभाषा है, दोनों उपचयन का परिभाषा है। जब किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या जब ये दोनों में से कोई भी एक होगा तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, इन दोनों में से कोई भी प्रक्रिया होगी तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ये कार्बन इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसे भी हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, इसके साथ में यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन वहां से निकल रहा हो, दोनों में से कोई भी प्रक्रिया होगी तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। तो ये उपचयन का एकदम विपरीत होता है, उल्टा होता है। उसमें क्या था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसमें ऑक्सीजन निकलता है। तो अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो उसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। यहाँ एक अभिक्रिया है जिसमें कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और कॉपर और वाटर बनाता है, जल बनाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो अगर ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो इसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा हो। और ऐसे जितने भी अभिक्रियाएं होती हैं उपचयन और अपचयन, तो उन दोनों में अगर उपचयन हो रहा होगा, एक पदार्थ अगर उपचयित हो रहा होगा तो दूसरा जरूर होगा जो अपचयित हो रहा होगा। यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं हमेशा एक साथ ही होती है, यानी जो उपचयन और अपचयन का प्रक्रिया है वो दोनों एक साथ होता है। आगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपचयन अभिक्रिया होती है। तो पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, तो इसमें जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, कमजोर हो संक्षारित हो जाता है, उसी को संक्षारण कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब कोई धातु उसके ऊपर
आर्द्रता या अम्ल के प्रभाव से वो संक्षारित होने लगे, यानी कि इसके बाद है हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहला संक्षारण। तो इसमें क्या होता है, कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो संक्षारित हो जाता है, इसी को संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण में क्या होता है, धातु का जो ऊपर वाला परत है वो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है और इसमें ऊपरी परत जो होता है वो कमजोर होने लगता है, यानी कि वहां पे अब होता क्या है संक्षारण में ना, अगर हम उदाहरण के लिए ले लें लोहा, तो लोहे पे आप देखे होंगे जब बहुत लोहा जो होता है कुछ टाइम के लिए वातावरण में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसपे क्या होता है, भूरे रंग की एक परत आ जाती है जिसे जंग कहा जाता है। वो उदाहरण है ये संक्षारण का। वो आता कैसे है, तो वो नमी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो एक आगे है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं कहाँ देखते हैं, तो सबसे पहला है संक्षारण, पहले समझ लेंगे। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो संक्षारित हो जाता है, इसको संक्षारण कहा जाता है। जब कोई धातु आर्द्रता आर्द्रता मतलब होता है नमी और अम्ल के संपर्क में आता है तो उसकी ऊपरी परत कमजोर होने लगती है, जिसको हम संक्षारण कहा जाता है, संक्षारण कहते हैं। सही वो भी गलत तुझे आगे है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव है, तो उससे पहले संक्षारण समझेंगे। संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण में कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो संक्षारित हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, तो इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के वस्तुओं पर जंग लगना, ये उदाहरण है संक्षारण का। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ये सभी उदाहरण है संक्षारण के, यानी कि लोहे के ऊपर जो जंग लगता है तो वो आर्द्रता के वजह से और ऑक्सीजन की वजह से होता है, तो ऑक्सीजन की वजह से होता है तभी तो उसे उपचयन कहते हैं, और आर्द्रता के उपस्थिति में होता है, यानी कि जब नमी रहता है तब होता है। इससे बचने के उपाय क्या है कि यशत लेपन यानी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ये सभी विधि है जिसकी वजह से जिससे हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता क्या होता है, ऐसे जो भोजन सामग्री है जिनमें वसा हो और तेल हो, ऑयल हो, तो वो जो है अगर वातावरण के ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो उपचयित हो जाते हैं, यानी कि उससे संयुक्त अभिक्रिया कर लेते हैं और उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसका स्वाद और गंध पहले जैसा नहीं रह जाता है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। जैसे चावल वगैरह है, खाना बन जाता है, बहुत समय के बाद से उसमें एक अजीब सी महक आने लगती है, उसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है।
तो विकृतगंधिता को रोकने के उपाय क्या है? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करना, ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाए जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करें। तो इन्हीं का उपयोग करके ना जो पैकेट वाले फूड्स आते हैं उनमें इसी का उपयोग किया जाता है जो ज्यादा दिन तक रह जाए। इसके अलावा वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, खाद्य सामग्री को ऐसे बर्तन में रखें जो वायुरोधी हो, जिसमें ऑक्सीजन से संपर्क ना हो। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि चिप्स और कुरकुरे जैसे पैकेट में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो एक तरह का अक्रिय गैस के जैसा व्यवहार करता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि जो खाद्य सामग्री है वो अभिक्रिया करके अपचयित ना हो, उपचयित ना हो। आगे है विकृत गंधिता रोकने के उपाय। विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है? तो पहला है प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, जो खाद्य सामग्री है उसमें प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाए। प्रति ऑक्सीकारक क्या होता है? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया को रोकते हैं। उसके बाद वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तन में रखा जाए। वायुरोधी बर्तन मतलब जिसमें कि हवा का अंदर प्रवेश करना ना हो सके। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, तो इसमें क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट होते हैं उनमें वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? तो नाइट्रोजन जो गैस होता है ये एक तरह से अक्रिय गैसों के जैसा व्यवहार करता है। ये नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैसों के जैसा व्यवहार करता है, यानी कि ये अभिक्रिया नहीं करता है। इसी वजह से इसे चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में भरा जाता है कि ये उनके वसा और जो तेल है उनसे अभिक्रिया ना करे, जिससे वो ज्यादा समय तक ठीक रहते हैं। इसके बाद है शीतलन द्वारा। शीतलन यानी कि फ्रीजिंग, फ्रिज वगैरह में भी रखकर भोज्य पदार्थों को ज्यादा दिन तक रखा जा सकता है ठीक से। इस वीडियो में अभी हम लोग इतना ही देखेंगे और अगले वीडियो में इसके बाद हम इस चैप्टर में जो टॉपिक रह जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, वो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है।